हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, जुड़ चुके हैं हम एक नए सेशन के साथ, एक नए मिशन की ओर हम निकल चुके हैं। मिशन हमारा क्या है? मिशन का नाम हमने आपको दे रखा है क्या? मिशन 95 प्लस। मेरे लाडलो, मैं वादा करता हूं कि अगर आप जुड़े रहे इस मिशन से तो मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में 95 प्लस मार्क आएंगे। कैसे आएंगे? उसके लिए हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है लाडलो, क्या कि 5 अंकीय प्रश्न, जो कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला हूं। ये लाडलो मेरा पहला वीडियो होगा, पहला सेशन का पहला वीडियो है, तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने लोगों तक वीडियो को शेयर कर पाए उतने तक शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक पहले अच्छे सबसे बढ़िया टॉपिक के साथ। प्रत्येक एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस मिशन के तहत, और मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस हम 40 to 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन में सारा कवर कर देंगे, और वही 40 से 50 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम को लेके। चलिए मिलते हैं क्लास में मेरे लाडलो, मिलते हैं एक नए सेशन में। और नया सेशन जो मैंने दिया है मेरे लाडलो, आज का टॉपिक क्या है देख के जरा आपको पता चल जाएगा। हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। क्या होता है लघु बीजाणुधानी, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपके लिए जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, और इस टॉपिक को क्या कैसे एक्सप्लेन किया है हमने, क्या क्या नोट्स लाए हम आपके लिए, क्या समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल टॉपिक लगने वाला है, देखिए जरा क्या है टॉपिक में। चलिए, मैंने मेरे लाडलो लैंगिक जनन की जो संरचनाएं होती हैं या जो घटनाएं होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि पुष्पों में होती हैं। पहला हमने लिखा निषेचन से पूर्व, दूसरा हमने लिखा निषेचन या फिर द्विनिषेचन, या जिसको हम त्रिसंलयन भी कहते हैं, और एक हमने क्या रखा है लाडलो? निषेचन के पश्चात, यानी निषेचन से पहले क्या होगा, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन के बाद क्या होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम पहले इस टॉपिक को करेंगे कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं क्या क्या होती हैं, जिनमें से पहला टॉपिक आपका क्या है लाडलो? पुंकेसर। इस पुंकेसर के अंतर्गत ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजनन और लघु बीजाणु। लघु बीजाणुधानी क्या होती आज क्लियर करेंगे, उसके बाद लघु बीजाणुजनन क्या होता है और लघु बीजाणु क्या होता है ये अगले वीडियो में हम आपके लिए क्लियर करके आपको दे देंगे। चलिए, तो पहले टॉपिक में जुड़ते हैं। क्या है मेरे लाडलो ये टॉपिक? देखिए जरा, पुष्प जो होता है उस पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मेरे लाडलो क्या? पुंकेसर। क्या है लाडलो? पुंकेसर, जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। ये अगर पुंकेसर, बहुत सारे पुंकेसर, मतलब बहुत सारे पुंकेसर मेरे लाडलो जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उन पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। सिंपल सी बात, पुंकेसर जब बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पुमंग कहते हैं। अर्थात पुमंग क्या होता है? पुमंग जो है क्या होता है? कह रहे पुंकेसर में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सी बात है कि पुष्प में नर जननांग को प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रदर्शित करने वाला, दिखाने वाला कौन होगा? आप क्या कहेंगे सर? क्या होगा? वो पुमंग होगा। पुमंग क्या होता है? जिसमें पुंकेसर बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं, एक समूह बनता है, उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग। आगे हमने क्या लिखा? जब बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना है पुमंग, तो पुमंग की इकाई की बात मैं करूं तो वो हमारी क्या होती है? पुंकेसर होती है। क्या होती है मेरे लाडलो? पुंकेसर होती है। चलिए, पुंकेसर जो होता है, यहां आपने लिखा, अगला पॉइंट में हमने लिखा था, एक प्रारूपिक पुंकेसर में 2 भाग पाए जाते हैं। जो भी एक पुंकेसर होता है उस पुंकेसर में 2 मुख्यतः भाग होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया लाडलो। कैसे? जरा देखना जरा। अरे ये जो पूरा पार्ट है वो पुंकेसर है, और ये पुंकेसर बहुत सारे पाए जाते हैं एक पुष्प के अंदर। मेरे लाडलो, ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट, यानी पुतंतु कहते हैं। और इस पुतंतु का सबसे दूरस्थ सिरा, सबसे दूर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परागकोश। क्या बोलते हैं लाडलो? परागकोश। यही परागकोश आगे चल के हमारी बनने वाली है लघु बीजाणुधानी। तो लाडलो, जो परागकोश होता है, ये परागकोश भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पालित परागकोश, एक होता है द्विपालित परागकोश। मैंने आपको बताया कि पुमंग क्या है। पुमंग का मतलब बहुत सारे पुंकेसरों को एक साथ ले लो तो उसको पुमंग कहेंगे, और उस पुंकेसर, उस
पुमंग की अगर एक यूनिट की बात करो तो बेटा क्या हो जाएगा आपका पुंकेसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या कि एक प्रारूपिक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, कहना 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक पुतंतु और एक परागकोश। पुतंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, जो मैंने कहा मेरे लाडो, ये जो भाग है, ये डंठल नुमा जो भाग है, ये डंठल नुमा भाग ही आपका क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। पुतंतु के सबसे दूरस्थ भाग में क्या स्थित होता है लाडो, जिसका नाम क्या है, परागकोश। अच्छा, जो द्विपालित परागकोश होते हैं, द्विपालित परागकोश, इन परागकोशों को बीच से डिवाइड किया जाता है, पार्ट में तोड़ दिया जाता है, 2 भागों में तोड़ा जाता है बेटा, और तोड़ने का काम कौन करता है, योजी करता है। कौन करता है, योजी। आगे बढ़ते हैं, हम आपको समझाएंगे मेरे लाडो। जिन भी भाई बहन को इस कह सकते हैं स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट चाहिए तो 1 सेकंड 2 सेकंड हम आपके लिए वेट करते हैं, कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं बेटा। क्या लिखा है, अब जो अगला पार्ट है उसको हमने बोला क्या है, परागकोश। पुतंतु सिंपल सी बात, पुतंतु क्या होता है, एक डंठल नुमा भाग होता है जिसके शीर्ष पर क्या स्थित होता है बेटा, परागकोश। और जो जुड़ा कहां होता है, या वो जुड़ा होता है मेरे बच्चों कहां पर, पुष्पासन में। कहां पर जुड़ा होता है, पुष्पासन, जहां पर मेरे बच्चों जहां से पुष्प प्रारंभ होता है वहीं उसको जोड़ा जाता है, वहीं वो जुड़ा होता है। क्या लिखा देखो जरा, कह रहे परागकोश जो होता है वो क्या है, कह रहे कि पुतंतु के अंतिम सिरे पर स्थित संरचना। पुतंतु के ये देखो लाड लो, ये रहा पुतंतु, इस पुतंतु के अंतिम सिरे पर स्थित जो भाग है उसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। मैंने वही लिखा है, मैंने कहा क्या, मैंने बोला कि पुतंतु के अंतिम सिरे पर क्या होती है, उसको बोलते हैं परागकोश। फिर आगे हमने क्या लिखा, हमने आपको लिखा कि एक प्रारूपिक परागकोश में प्रायः 2 पालियां, लोब्स कहते हैं, लोब्स 2 पालियां होती हैं। एक प्रारूपिक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने लाडो, 2-2 कोष्ठ। ये क्या कोष्ठ है, ये क्या पालियां हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे क्या लिखा, कह रहा कि इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालित एवं 4 कोष्ठीय होता है। लाडलो समझो जरा मेरी बात। जैसे मान लेते हैं ये मेरे लाडलो, ये है आपका परागकोश। इस परागकोश को बीच से काटने वाले का नाम है योजी, इस भाग का नाम है पुतंतु, इस भाग का नाम है परागकोश। परागकोश को मेरे लाडलो यहां बीच से डिवाइड किया गया, 2 भागों में तोड़ा गया। एक ये भाग इसको लोब्स कहते हैं, और एक ये मेरे बच्चों लोब्स है, लोब है। अब यहां पर 2 लोब है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाली, और ये भी बच्चों क्या है, पाली। मतलब मैं ये कह दूं कि एक जो प्रारूपिक आपका पुंकेसर होता है लाडलो, उसमें कितनी पालियां होती हैं, सामान्यतः 2 पालियां होती हैं। एक पालित परागकोश भी होता है, उसकी कहां जरूरत पड़ेगी बताएंगे हम आपको। तो हमने क्या बोला, इसमें कितनी पालियां हो जाएंगी, 2 पालियां। तो ऐसे परागकोश जिनमें कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां। कितनी पालियां बेटा, 2 पालियां। फिर मैं क्या कह रहा, मैं ये बोल रहा कि इस परागकोश वाले भाग को यदि हम बीच से कट कर दें, बीच से काट दें लाडलो, बीच से इसको काट देते हैं, तो काटने के बाद ये संरचना जो है हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, इस प्रकार से, इस प्रकार की दिखाई देगी। और अगर मैं इसके एक पार्ट को देखूं, नीचे वाले एक पार्ट को, तो मेरे लाडलो ये संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है आपको। इस प्रकार से आपको दिखेगी लाडलो। अब ये जो संरचना है, मैंने क्या किया, इसको जब मैंने 2 भागों में काटा, तो काटने के बाद हमें आपको देखने को मिल रहा है कि भैया इसकी जो संरचना है अंदर की, वो इस प्रकार से होती है। जैसे लाडलो आपका जो भिंडी होता है, भिंडी, उस भिंडी को अगर बीच से काटते हैं तो उसमें हम 4 खाने देख लेते हैं। वैसे ही मेरे बच्चों इस परागकोश को जो बीच से क्षैतिज रूप से मेरे लाडलो कैसे काट दिया हमने काटा कैसा है, क्षैतिज काटा है, क्षैतिज। जब क्षैतिज रूप से काटा तो हमने देखा कि इस द्विपालित परागकोश को काटने पर हमें क्या देखे हैं, ये 4 संरचनाएं देख रही हैं। और ये 4 संरचनाएं जो है लाडलो, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कहना सर, कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ। क्या कहते हैं, कोष्ठ। तो एक द्विपालित परागकोश में एक प्रारूपिक परागकोश के में प्रायः 2 पालियां होती हैं। ठीक है बेटा, 2 पालियां होती हैं, और प्रत्येक पाली में कितने कितने कोष्ठ होते हैं, 2-2 कोष्ठ होते हैं। लाडो यहां देखो जरा,
यहाँ देखो, इसको अगर 20 से काट दो, अलग अलग कर दो, तो एक कोष्ट ये रहा, एक कोष्ट ये रहा, मतलब एक कोष्ट और एक ये और एक ये, तो टोटल मिला के एक पाली में कितने कोष्ट है? कह रहे सर 2। एक पाली में 2 कोष्ट, तो 4 टोटल मेरे पास कितनी? 2 पालियां, तो 2 पालियों में कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? कह रहा सर 4 कोष्ट, 4 कोष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 कोष्ट। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, कह रहा कि इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालित में कितने कोष्ट होते हैं बेटा? 4 कोष्ट होते हैं। सिंपल सी बात। परागकोश के बारे में हमने आपको बताया कि परागकोश जो है वो पुतंतु के अंतिम सिरे पर लगा होता है, और इसके साथ साथ एक द्विपालित परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और इन 2 पालियों में प्रत्येक पाली में 2 क्या पाए जाते हैं लाडलो? कोष्ट पाए जाते हैं, 2-2 कोष्ट पाए जाते हैं। और इस प्रारूपिक परागकोश में कुल कितने कोष्ट होते हैं? कहना सर 4 कोष्ट होते हैं, और इसीलिए द्विपालित परागकोश कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। फिर हमने एक नोट में लिखा था लाडलो, मैंने आपको समझाया कि परागकोश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने आपको बताया एक पालित परागकोश, दूसरा हमने बताया क्या? द्विपालित परागकोश। सामान्यतः मैंने कहा 90% आपका क्या पाया जाता है? द्विपालित परागकोश पाए जाते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा? एक पालित परागकोश क्या होता है बेटा? कह रहा कि एक पाली तथा 2 लघु बीजाणुधानी, एक पाली 2 कोष्ठ, है ना? एक पाली 2 कोष्ठ कहते हैं बेटा। क्या कहना है? 2 कोष्ठ कहते हैं। तो एक पाली 2 कोष्ठ जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक पालित परागकोश। ऐसे एक पालित परागकोश किस वाले पादप में पाए जाते हैं मेरे बच्चों? तो इसको नाम मैंने कह दिया मालवेसी कुल के पादप। मालवेसी कुल एक पादपों का समूह है बेटा। उनके समूह में पाए जाने वाले परागकोश होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके एक पालित होते हैं, जिसके अंदर कितने कोष्ठ पाए जाएंगे बेटा? तो कहना सर 2 कोष्ठ पाए जाएंगे, और यही 2 कोष्ठ जो आगे चलकर लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेंगे। कैसे? देखते हैं। आगे हमने क्या लिखा? एक और परागकोश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपालित परागकोश। सामान्य आवृत बीजी पादपों में द्विपालित परागकोश होते हैं, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। मेरे लाडलो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाह रहा बेटा कि जो हमने आपको बताया यहां पर, ये जो बताया मतलब ये हो गया कि एक द्विपालित परागकोश को जब 20 से काट दिया तो मेरे लाडलो हमें क्या दिखा? हमने देखा कि एक तरफ की पाली में कितने कोष्ठ हैं? सर कहेंगे बेटा, कहेंगे आप कितना? कि 2 हैं सर। और जब दोनों हम पालियां देखेंगे तो कितने कोष्ठ हो जाएंगे? कहना सर 4 हो जाएंगे, और 4 कोष्ठ हैं। और हमने आपको लिख के दिया है कि भैया यही 4 कोष्ठ जो है वो क्या बनाते हैं? कहना सर लघु बीजांडुधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लघु बीजाणुधानी बनाते हैं। तो मैंने बोला क्या मेरे लाडलो, अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक की। यहां तक जिसने पढ़ा है कृपया करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे। हमने क्या लिखा है आपके लिए, देखो जरा। लघु बीजाणुधानी की संरचना में मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे बेटा? देखो मेरे लाडलो, एक द्विपालित परागकोश हमने काटा। मैंने काटने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखी, इस प्रकार की। और इस संरचना में मेरे लाडलो कुछ परतें पाई जाती हैं इस प्रकार से। इस संरचना में मेरे बच्चों प्रत्येक में कुछ परतें पाई जाएंगी। इन परतों के क्या नाम होंगे, क्या होगा ये, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस प्रकार से मेरे बच्चों। एक द्विपालित परागकोश जिसमें 4 कोष्ठीय संरचना है। इन चारों कोष्ठियों को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ये लघु बीजाणुधानी, मैंने कहा लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें तो हमने आपसे क्या बोला मेरे बच्चों? हमने आपसे बोला है क्या? 2 भाग है। कौन कौन से? एक का नाम हमने क्या लिखा बेटा? लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। मेरे लाडलो सुनो जरा, ये लघु बीजाणुधानी है पूरी एक लघु बीजाणुधानी ये है, एक लघु बीजाणुधानी ये है, एक लघु बीजाणुधानी है। एक द्विपालित परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और इन लघु बीजाणुधानियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली भाग क्या है मेरे बच्चों? आपका लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। तो लघु बीजाणुधानी ये रही, ये हमारी है लघु बीजाणुधानी,
और इस लघु बीजांड धान्य की कौन कौन सी भित्तियां होती हैं मेरे लाडलो? सबसे बाहर एक भित्ति होती है जिसका नाम है बाह्य त्वचा या फिर बाह्य परत कह रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चों इसका नाम है एंडोस्थीसियम, दूसरी परत है, ये पहली परत हो गई, दूसरी परत एंडोस्थीसियम हो गई बेटा। फिर उसके बाद एक और परत पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तीसरी परत, इसका नाम है मध्य परत, मिडिल लेयर। और इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है, इसका नाम है जो चौथी परत है बेटा, उसको बोलते हैं टेपिटम, टेपिटम। और इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती मेरे बच्चों, जो कोशिकाएं पाई जाती, इन कोशिकाओं को ही बोलते हैं क्या? लघु बीजांडु, लघु बीजांडु जन ऊतक, लघु बीजांडु जन ऊतक। आगे चलते हैं और समझ में आएगा। ये देखिए मेरे डाले, ये है आपका पार्ट, ये है मेरे बच्चों एक द्विपालित परागकोश की वो संरचना जिसमें कुल 4 लघु बीजांड धानियां पाई गई हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 लघु बीजांड धानियां, इन 4 लघु बीजांड धानियों में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला हमने बोला भित्तियां होती हैं, तो एक परागकोश की या फिर एक लघु बीजांड धान्य की कुल कितनी भित्तियां होती हैं? तो कहेंगे आप कितनी होंगी बेटा? 4 भित्तियां होंगी। कौन कौन सी 4 भित्तियां होंगी? पहली भित्ति का नाम क्या होगा? बाह्य परत। दूसरी भित्ति का नाम क्या होगा? एंडोस्थीसियम। तीसरी भित्ति का नाम क्या होगा? मध्य परत। चौथी भित्ति का नाम क्या होगा? टेपिटम। और इस टेपिटम के अंदर ही मेरे बच्चों एक और कोशिका पाई जाएगी, इसका नाम क्या है? लघु बीजांड जन ऊतक। चलें आगे, देखो यहाँ पे ये मेरे बच्चों हमने बनाया। फिर इसका कुछ पार्ट हमने जूम करा है, ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया बेटा, जूम किया गया और जूम करके ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए एक सबसे बाहर परत दी गई है बेटा, जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं। फिर इसके बाद हमने और एक परत लिखी है, इसका नाम है एंडोस्थीसियम। पहली परत आपकी सबसे बाहर एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरी परत आपकी एंडोस्थीसियम जो कि सेकेंड लेयर है। और एक और परत है बेटा, तीसरी परत है, जिसको हमने क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्य परत। और इसके बाद एक और परत है बेटा, सबसे अंदर की ओर एक परत है जिसका नाम है क्या? टेपिटम, टेपिटम। और इस टेपिटम के अंदर यहां पर मेरे लड्डू क्या पाया जाता है? लघु बीजांडु जन ऊतक। और यही लघु बीजांडु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो है मेरे बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, लघु बीजांडु मात्र कोशिका, लघु बीजांडु मात्र कोशिका। क्या सीखा आपने बेटा? क्या सीखा? फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या सीखा हमने? हमने यहां से सीखना स्टार्ट किया। हमने कहा हम आपको निषेचन पूर्व की घटनाएं पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको पुंकेसर पढ़ाएंगे। पुंकेसर की बात करी तो पुंकेसर को मैंने क्या बोला? मैंने कहा उसमें जो पुमंग होता, पुंकेसरों का जो समूह होता है, उस समूह की एक इकाई होती है मेरे बच्चों, इसका नाम क्या होता है? पुंकेसर। पुमंग क्या होते हैं? बहुत सारे पुंकेसर जब एक साथ जुड़ते हैं, जो पुष्प में नर जन नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है या एक प्रारूपिक पुंकेसर जो होता है, उसके भी कितने भाग होते हैं? 2। पहला हमने आपको पुतंतु बताया, दूसरा हमने आपको परागकोश बताया। पुतंतु के बारे में डिस्कस कर चुके, परागकोश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। परागकोश में मैंने क्या बताया मेरे लाडलो? कह रहे पुतंतु के अंतिम सिरे पर स्थित संरचना परागकोश होती है। मैंने कहा क्या कि एक द्विपालित परागकोश में, एक द्विपालित परागकोश में, एक द्विपालित परागकोश में क्या होता है लाडलो? कहना सर 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। और इन 4 कोष्ठों को ही लघु बीजांडु धानी कहा जाता है। गांठ में बांध लेना मेरे लाडलो, आपसे परागकोश की जो 4 कोष्ठ होते हैं, उन 4 कोष्ठों को ही लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। नोट में मैंने क्या लिखा? मैंने कहा परागकोश भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है एक पालित परागकोश और दूसरा हमने क्या लिखा आपके लिए? द्विपालित परागकोश। एक पालित परागकोश जिसमें एक पाली होंगी, अर्थात 2 लघु बीजाणु धानियां होंगी।
जिसमें मेरे बच्चों 2 पालियां और 4 लघु बीजाणु धानियां होंगी, उसको हम लोग द्विपालित परागकोश कहेंगे। मालवेसी कुल के पादपों में बच्चों एक पालित परागकोश पाए जाते हैं, जबकि सामान्य अन्य पादपों में मेरे लाडलो क्या पाए जाते हैं, द्विपालित परागकोश। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इस परागकोश को जब क्षैतिज हम काट देते हैं, काटने के बाद मेरे लाडलो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखती है, जिसमें एक पाली में 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं, अर्थात दोनों पालियों में कुल कितने कोष्ठ होंगे लाडलो, कह रहे सर 4 होंगे। फिर उसके बाद हमने बोला कि इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो लघु बीजाणु धानी की संरचना में मुख्यतः कितने भाग हैं, कह रहा सर 2 होते हैं। पहला हमने क्या लिखा, लघु बीजाणु धानी की भित्तियां, दूसरा हमने क्या लिखा, लघु बीजाणु धानी का जो ऊतक होता है, लघु बीजाणुजन ऊतक। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा उस एक लघु बीजाणु धानी को जो हम देखते हैं मेरे लालो, तो इसकी कुछ त्वचा परतें होती है, जिसमें हमने बाह्य त्वचा लिखा, एंडोस्टीशियम लिखा, मध्य परत लिखा, टेपिटम लिखा, और इनके सब के अंदर एक और कोशिका पाया जिसका नाम क्या होता है, लघु बीजाणुजन ऊतक। फिर मैंने आपको क्या एक स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाया जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एनसीईआरटी, ये मेरे बच्चों एक द्विपालित परागकोश की 4 कोष्ठीय संरचना, इस 4 कोष्ठीय संरचना में से एक मैंने कोष्ठ बाहर निकाल लिया, और इस एक कोष्ठ में हमने आपको बताया कि सबसे बाहर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली परत जो है मेरे लाडो, उसको क्या बोला आपने, कहना सर हमने बोला बाह्य त्वचा, पहली परत, दूसरी परत का नाम एंडोस्टीशियम, तीसरी परत का नाम मध्य परत, चौथी परत का नाम टेपिटम, और बाह्य त्वचा, एंडोस्टीशियम, मध्य परत, टेपिटम, इनके सबके अंदर एक और कोशिका पाया जाता है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों, लघु बीजाणुजन ऊतक। और लघु बीजाणुजन की प्रत्येक एक कोशिका जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी बेटा। देखो जरा लिखा है क्या, परागकोश यानी लघु बीजाणु धानी की भित्तियां कितनी होती हैं, कहना सर 4 होती हैं। चारों के बारे में आपको बता चुके हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम को एंडोस्टीशियम भी कहते हैं बच्चों, मध्य परत और टेपिटम। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा पहली त्वचा के बारे में बात करें, सबसे बाहर वाला आवरण। देखो बेटा लिखा भी है सबसे बाहरी आवरण। भाई जो आपका लघु बीजाणु धानी होता है सबसे बाहर कौन सा आवरण होता है, आप कहेंगे सर इसका नाम क्या होता है, बाह्य त्वचा। कर सुरक्षा करता है सबसे, जैसे अपने शरीर के अंदर बेटा स्किन है, त्वचा है, ये त्वचा हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। वैसे ही लाडलो क्या जो बाह्य त्वचा होती है वो लघु बीजाणु धानी की क्या करती है, सुरक्षा करती है। आगे हमने क्या लिखा, अगले पॉइंट पे लिखा कि एकल स्तरीय होती है मेरे लाडलो, इसका केवल एक ही परत होता है, एक ही स्तर होता है, इसकी एक से ज्यादा स्तर नहीं होती है। आगे हमने क्या लिखा, मैंने कहा यह एक कोशिकीय परत है, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है क्या, बाह्य त्वचा। अगले पॉइंट पे हमने क्या लिखा मेरे लाडो, एक ये क्या करती है, बाह्य त्वचा। एक देखो क्या लिखा, केराटिनोसाइट्स एक बच्चों प्रोटीन है जिसका ये क्या करती है, निर्माण करती है, ताकि क्या हो सके, सुरक्षा प्रदान के लिए एक आवरण बनाया जा सके। लिखा क्या, कोशिकाओं से बनी होती है जो केराटिन नामक प्रोटीन का निष्कासन करती है मेरे बच्चों। ये जो परत है, ये 4 जो पॉइंट हमने आपके लिखे हैं वो किसके हैं बेटा, बाह्य त्वचा के। सबसे पहले सबसे बाहरी परत जो कैसी होती है, सुरक्षात्मक आवरण बनाएगी, एक स्तरीय होगी, फिर एक कोशिका से निर्मित होगी, फिर क्या करेगी, केराटिनोसाइट्स कोशिकाओं से बनी होती है और इसीलिए एक बच्चों प्रोटीन का निर्माण करती है, इसका नाम है क्या, केराटिन। क्या नाम है बेटा, केराटिन नाम है। यह है आपकी क्या, बाह्य त्वचा। आप स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं लाडलो। अगली परत हमने क्या लिखी, अगली परत लिखी एंडोस्टीशियम। अगली परत हमने क्या लिखी बच्चों, एंडोस्टीशियम, यानी इस सेकंड परत है, और इस सेकंड परत में हमने क्या क्या लिखा है, पहला देखो बेटा, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, ओके मैंने क्या बोला बेटा, हमने कहा कि बाह्य त्वचा के ठीक नीचे बाह्य त्वचा, ये रही आपकी, ये है आपकी बाह्य त्वचा, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या बेटा, बाह्य त्वचा। और इसके जस्ट नीचे वाली परत, इसके जस्ट नीचे वाली परत, ये वाली परत जो है, ये वाली परत जो आपकी है वो क्या है आपकी, कहना सर यही जो परत है इसका नाम है क्या, एंडोस्टीशियम। एंडोस्टीशियम है बेटा। तो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाने वाली एक कोशिकीय परत को क्या कहते हैं, एंडोस्टीशियम कहते हैं। पहली बात बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाएगी, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे मेरे बच्चों, पहली बात। दूसरी बात क्या कि सर जी ये जो कोशिका होती है, ये परत होती है वो एकल परत है, एक स्तरीय परत है, और एक स्तरीय होने के साथ साथ मेरे बच्चों कैसी होती है, कहना सर ये मोटी परत होती है। और मोटी परत क्यों है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बनी होती है किसका मेरे बच्चों, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज।
ये देखो बेटा लिखा है एकल मोटी परत है, क्योंकि इस परत की जो कोशिका है वो किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की। और ये अल्फा सेलुलोज का एक गुण है मेरे बच्चों कि जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल से, इस वातावरण से क्या करता है, नमी का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण बेटा, नमी का क्या करती है, अवशोषण करती है। नमी को अवशोषित करेगी और वो फूल जाएगी मेरे बच्चों, इसमें नमी अवशोषित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और फूलने की वजह से कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे एक स्तरीय परत, एक कोशिकीय से निर्मित। अगला मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये परत जो है वो कैसी होती है, मोटी होती है। मोटी होने का कारण क्या है लाडलो, कहना सर ये अल्फा सेलुलोज से निर्मित होती है। और अगला हमने कहा किसके कारण क्या होती है, इसमें नमी को सोखती है, आर्द्रता को सोखती है वातावरण से, इसकी वजह से ये क्या होती है बेटा, मोटी हो जाती है। आगे क्या लिखा, यह आर्द्रता ग्राही होती है। सिंपल सी बात भाई, एक ही बात बेटा कि आर्द्रता ग्राही इस वायुमंडल से नमी का अवशोषण करेगी और ये वातावरण से नमी का अवशोषण करती है। और आगे क्या लिखा बेटा, आगे मैंने लिखा आपका एंडोस्टीशियम परत अल्फा सेलुलोज से बनी होती है और इसके कारण, इस अल्फा सेलुलोज से बने होने के कारण मेरे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, रेशेदार परत भी कहा जाता है। रेशेदार परत भी कहते हैं इसी को। आगे क्या लिखा गया पॉइंट हमने लिखा क्या, एंडोस्टीशियम का मुख्य कार्य होता है क्या, मुख्य कार्य बेटा परागकोश में क्या कर देना, स्फुटन करा देना। क्या करा देना, परागकोश में स्फुटन। क्या पढ़ा हमने सेकंड परत में, क्या पढ़ा सेकंड परत में, पहली बात मैंने पढ़ी कि बाह्य त्वचा के ठीक नीचे किसकी बनी है, एक स्तरीय है, ओके, पर एक कोशिकीय है, ठीक है। फिर क्या करता, वायुमंडल से क्या करेगी, क्या करेगी, नमी का अवशोषण करेगी। और उस नमी का अवशोषण करेगी तो बेटा ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फूल जाएगी क्योंकि आर्द्रता ग्राही होती है और आर्द्रता ग्राही होगी, नमी से मेरे बच्चों फूल जाएगी, जिसकी वजह से ये परत कैसी होगी, मोटी होगी। इसका बच्चों ये अल्फा सेलुलोज की बनी होने के कारण कैसी होती है, रेशेदार होती है। और अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने कहा एंडोस्टीशियम का मुख्य कार्य क्या होता है, परागकोश में स्फुटन। अब ये क्या बला है लोग, देखो अगले पॉइंट पे हमने आपको समझाया क्या, कह रहे एंडोस्टीशियम वायुमंडल से नमी का अवशोषण करके फूल जाती है। और आगे क्या लिखा, जैसे ही वातावरण में शुष्कता आती है मेरे बच्चों, ये फूल गई, फूलने के बाद वातावरण में जब गर्मी पड़ती है बेटा तो शुष्कता आ जाती है। शुष्कता मतलब नमी जो है वो कम हो जाती है और कम होने के कारण मेरे बच्चों ये जो धानी है वो सूखती है और सूखती है तो इसमें क्या पड़ता है, खिंचाव। जैसे आपने देखा होगा बेटा जो ताल तलैया होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो मिट्टी होती है वो जगह जगह से ऐसी दरारें सी ले जाती है। वो दरारें लेने का कारण क्या है, कह रहे कि सर वो मिट्टी जो है जिसमें नमी भरी थी वो नमी क्या होगी, शुष्कता के कारण सूख गई, जिससे उसमें खिंचाव आया और खिंचाव के कारण मेरे बच्चों में क्या आ गई, दरारें। उसी प्रकार से वायुमंडल से नमी अवशोषण करके फूल गई थी और जैसे ही वातावरण में क्या आ गई बेटा, शुष्कता आ गई मेरे बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसमें क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये क्या हो गई, स्फुटन हो गई। और स्फुटन का मतलब वो वहां से टूट जाती है परत, है ना बेटा, टूटती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश में क्या होता है, स्फुटन होता है। और कह रहे क्या कि जिस स्थान से स्फुटन होता है उस स्थान पर एंडोस्टीशियम नहीं पाई जाती। मेरे लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर पूरे वाले भाग में एंडोस्टीशियम मोटी सी होगी, ऐसे मोटी सी होगी, लेकिन जिस जगह से ये टूटेगी, जिस जगह से टूटेगी मेरे बच्चों, वहां पर एंडोस्टीशियम कैसी होती है, पतली होती है या फिर उपस्थित ही नहीं होती है। पतली होगी या उपस्थित ही नहीं होगी तो जरा सा खिंचाव पड़ेगा मेरे बच्चों, ये टूट जाएगी। टूट जाएगी तो परागकोश में क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा। यही बात लिखी है मेरे लाडलो, ये आता है। और जिस जगह से टूटेगी मेरे बच्चों, जहां पर परत नहीं होगी, जहां पर परत बहुत पतली होगी या फिर उपस्थिति नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टोमियम। क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमियम कहेंगे, स्टोमियम। सिंपल सी बात। आगे क्या लिखा, एवं परागकोश के स्फुटन से एक लाइन बनती है, एक जगह जो जिस जगह से वो टूटती है बेटा उस जगह एक लाइन बनती है। लाइन क्या लिखा है बच्चों, आपकी लाइन ऑफ डिहेंसिस, लाइन ऑफ डिहेंसिस कहते हैं इसको। जिस जगह से परागकोश की परत जो है वो टूटती है, टूटती है जिस जगह से मेरे बच्चों वो टूटती किसके कारण, स्टोमियम के कारण। मैंने बोला कि स्टोमियम वाली जगह पर क्या होती है, परत या तो उपस्थित नहीं होती या फिर बहुत पतली होती है, और जिस जगह टूट जाएगी उस जगह एक लाइन बनेगी जिसका नाम होगा था लाइन ऑफ डिहेंसिस। आगे हमने क्या लिखा, ये बात जो होगी बेटा आपकी आपकी किसकी हो गई है, ये आपकी हो गई है एंडोस्टीशियम की। कृपया करके स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक पे। चलिए बेटा, इसमें मैंने आपको नमी जो होती है स्फुटन क्यों कराती वो भी आपको समझा दिया। अब अगली परत जो आपकी आ रही है बेटा, इसका नाम है क्या, मध्य परत नाम है, मिडिल लेयर, मध्य परत। मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 3 स्तरीय होगी, 1 से 3 स्तरीय, पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चों ये किसके नीचे होगी, कह रहा सर एंडोस्टीशियम के, एंडोस्टीशियम के
सबसे नीचे पानी जाने वाली एंडोस्टीशियम के जस्ट नीचे वाली परत जो होती है क्या होती है? मध्य परत। 1 से 3 स्तरीय होती है और ये मेरे बच्चों पैरेन्काइमा कोशिका से बनी होती है। तो बेटा लिखा है मैंने, क्या कहा? मध्य परत एंडोस्टीशियम के ठीक नीचे पाई जाने वाली परत है। ओके, तीसरी परत है ये बेटा। कह रहे मध्य परत 1 से 3 स्तरीय होती है। मेरे बच्चों इसकी लेयर्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तीनों की तीनों जो परतें होती है बेटा उसकी किसकी होती है? मध्य परत की। सिंपल सी बात। फिर क्या बोला? कैसे ये मध्य परत होती है ना, जैसे हमारी पिछली वाली जो परत थी एंडोस्टीशियम, उसकी जो कोशिका थी वो अल्फा सेलुलोज से बनी थी। मेरे लाडो इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती? नाम क्या है बच्चों? मृदतुकीय कोशिकाएं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा कोशिका से निर्मित होती है। अतः इसमें क्या होता है? कहे सर प्रचुर मात्रा में भंडार होता है। प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मेरे लाडलो प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा? पोषक पदार्थ। क्या पाए जाएंगे बेटा? पोषक पदार्थ पाए जाएंगे प्रचुर मात्रा में। कौन सी वाली परत में? मध्य परत में। स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट। आगे क्या लिखा बेटा? ये अल्पजीवी होती है। अल्पजीवी का मतलब देखो, पहला हमने आपको बताया क्या होगी? एक से कितने स्त्री बेटा? कहना सर 3 स्त्री। ओके, फिर दूसरा क्या बोला? एंडोस्टीशियम के नीचे। ओके, स्टीशियम के नीचे की परत। ओके, ये भी बात हो गई। फिर हमने तीसरी पॉइंट क्या बोला? मैंने कहा बेटा क्या इसकी जो कोशिका है वो किसकी बनी है? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की बनी है। पैरेन्काइमा। और बच्चों अगला हमने क्या पॉइंट बोला मेरे बच्चों? ये कैसी होगी? कहना सर अल्पजीवी। अल्पजीवी का मतलब कुछ ही दिन तक जीवित रहेगी। जैसे ही मेरे बच्चों ये परागकोश परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व यानी इसमें लघु बीजाणु बन जाएंगे, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो मेरे बच्चों ये परत है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अर्थात ये कैसी होती है? अल्पजीवी होती है। और ये बात थी मेरे लाडलो किसकी? आपकी तीसरी परत मध्य परत की। अब अगली परत पे चलते हैं बेटा, इसका नाम है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा, इसका नाम क्या है? टेपिटम। टेपिटम क्या है? कह रहे कि परागकोश या लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत है जो मध्य परत के ठीक नीचे पे। सिंपल सी बात है मेरे बेटा, क्या मैंने बोला? देखो जरा इधर पे, यहां देखो इस जगह पे बेटा, ये सबसे अंदर वाली परत है। देखो यहां पर लिखा ना ये कैपिटल, और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या पाया? लघु बीजाणु जन उत्तक पाया जाता है। तो ये बेटा क्या है? जो 3 परतें हैं उन 3 परतों के नीचे यानी बाह्य त्वचा, एंडोस्टीशियम, मध्य परत के नीचे वाली जो परत उसका क्या नाम है? टेपिटम। टेपिटम जो है उस परागकोश की सबसे उस लघु बीजाणु धानी की सबसे अंतिम परत है बेटा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है? देखो जरा, यहां पर बेटा क्या बोला गया है? देखो जरा, कह रहे टेपिटम जो होती है यह परागकोश की सबसे अंतिम परत है, और सबसे कैसी बेटा? आंतरिक परत है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा? टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती हैं मेरे लालो। इसमें टेपिटम वाली जो कोशिका होती है, जो टेपिटम वाली जो परत होती है, उसके पास जो कोशिका है मेरे बच्चों, उसमें क्या होता है? बहुत सारे केंद्र दिखते हैं। ये आप देख लीजिए, यहां मैंने आपको दिखाया है। ये देखो मेरे बच्चों, ये वाला भाग, ये जो लेयर है वो कौन सी है बेटा? कहना सर टेपिटम है। क्या है बेटा? ये टेपिटम है। और इसमें आप देख लीजिए हर जगह क्या पाए जा रहे हैं? केंद्रक पाए जा रहे हैं। मतलब टेपिटम जो होता है वो कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। और मेरे बच्चों सघन जीव द्रव, यहाँ आसपास पूरे में क्या पाया जाएगा? कहना सर जीव द्रव भरा रहेगा, तो सघन जीव द्रव की कोशिकाएं भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या क्या पढ़ा? सबसे आंतरिक परत, बोलो हाँ या ना? ठीक है। तीसरी परत है, लास्ट परत है, अंतिम परत है। ठीक है बेटा। और क्या है? कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। और इसमें क्या होता है? सघन जीवद्रव पाया था। इसके काम क्या होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट काम है, याद रख लेना, याद रखना। एनसीईआरटी में ढूंढोगे मिलेंगे नहीं मेरे लाडलो। क्या है पहला पॉइंट? मैंने क्या लिखा? कह रहे विकासशील परागकोशों, परागकणों को क्या प्रदान करते हैं? पोषण। मेरे बच्चे पोषण इकट्ठा कहां होता है? कहा सर मध्य परत में। 1 से 3 स्तरीय परत थी जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता था? पोषक तत्व, पोषक पदार्थ पाए जाते थे। और यही पोषक पदार्थ विकासशील परागकण जो होते हैं ना बेटा, उनको क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कि टेपिटम से बसीय प्रकृति की कुछ संरचना ऐसी स्रावित होती है मेरे बच्चों। क्या? कि टेपिटम से कुछ ऐसे तरल पदार्थ स्रावित होते हैं। कौन कौन से? जिन्हें मेरे बच्चों बहुत सारे तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, जिनको मैं क्या कहता हूं बेटा? सबको एक साथ बोल दूं तो क्या बोलते हैं उसको? यूबिस्का। क्या बोलते हैं बेटा? यूबिस्का। पोषण प्रदान करेगा कौन? ये वाली परत, जिसका नाम क्या है? टेपिटम। स्टोर कहां था? मध्य परत में, लेकिन प्रदान कौन कराएगा? टेपिटम। और अगला पॉइंट क्या बोला कि इसकी जो
प्रकृति है वो क्या है, कह रही है बसीय ऊतक बनाती है, ये बसीय पदार्थ का श्रावण करती है बेटा। बसीय का मतलब फैट, फैट का मतलब ऑयली पदार्थ का श्रावण करती है, जो क्या करती है, जिसको सबको संपूर्ण रूप से इकट्ठा करने बेटा क्या बोलते हैं, यूबिस्काय। और इस यूबिस्काय में ही क्या पाया जाता है, सर स्पोरोपोलिन पाया जाता है। क्या, स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन का भी क्या करती है, श्रावण। ये स्पोरोपोलिन मेरे बच्चों पादप जगत का सबसे मजबूत भाग है। स्पोरोपोलिन कौन निकालता है, टेपिटम। कैसी है, पादप की सबसे मजबूत भाग है। कैसे है बताएंगे अगले टॉपिक पर जब आएगा इसका टाइम तब मेरे बच्चों। और अगला पॉइंट क्या लिखा, टेपिटम से परागकीट का भी श्रावण होता है। मेरे बच्चों मैंने बोला ना यूबिस्काय, यूबिस्काय में सारे ऐसे पदार्थ जो बसीय है, बसीय का मतलब फैटी हैं, उनके लिए, जैसे स्पोरोपोलिन हो गया, जैसे कि परागकीट हो गई, जैसे मेरे बच्चों कैलेज नाम का एक एंजाइम हो गया, ये सारे के सारे काम कौन करता है, कहना सर टेपिटम करता है। कौन करता है, टेपिटम मेरे लाडलो। ये जो टॉपिक है बेटा, ये जो टॉपिक, इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको सिखाया है वो सारा का सारा किससे रिलेटेड करता है बेटा, लघु बीजांडुधानी से। क्या होती है लघु बीजांडुधानी, जो परागकोश होते हैं वही परागकोश मेरे बच्चों 4 लघु बीजांडुधानियों का निर्माण करते हैं। और उन लघु बीजांडुधानियों के बारे में जो हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा मेरे बच्चों पुंकेसर को पढ़ के गए। पुंकेसर के बाद हमने परागकोश पढ़े, 2 प्रकार के होते हैं। द्विपादित परागकोश में कुल 4 लघु बीजांडुधानियां होती हैं। लघु बीजांडुधानियों की परतें ये होती हैं, लघु बीजांडुधानी जन ऊतक भी होता है, और लघु बीजांडुधानी की परतों के साथ साथ 4 परतें, चारों परतों के बारे में हमने आपसे एक एक करके डिस्कस कर दिया मेरे लाडलो। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसको बोलेंगे क्या, लघु बीजांडुजन ऊतक। मेरे बच्चों क्या करेगा, ये क्रिया करेगा, इसको बोलेंगे लघु बीजांडु जनन, जिससे निर्माण होगा किसका मेरे लाडो, लघु बीजांडु का। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।